बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से सेशन 3 का हमने आगाज़ किया है। कल हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर हो गया था। ओरिएंटेशन लेक्चर में मैंने आपको सारा बता दिया था कि हमने कौन कौन सा कंटेंट पढ़ेंगे अपने सेशन में और कौन कौन की सीटें ये कवर करेगा सेशन इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया था कि एजुकेटर्स जॉब्स, लिटरेसी डिपार्टमेंट जॉब्स, एजुकेट और लेक्चरर की जॉब्स, पीपीएससी, एफपीएससी, केपीपीएससी वगैरह की जो जितने भी वन पेपर 100 मार्क्स के एमसीक्यूज होता है, 16 स्केल की कोई भी जॉब होती है जिसमें वन पेपर जनरल एमसीक्यूज आना होता है, वो सारे के सारे पेपर्स को इंशाल्लाह ताला हमारा ये सेशन 3 ये कवर करेगा। तो आज हम सेशन 3 का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। लेक्चर 1 में मैंने स्टार्ट किया जी सबसे पहले कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हवाले से बहुत से क्वेश्चन मैंने देखे हैं। हर पेपर में तकरीबन ये पूछा जाता है। ये छोटे से छोटा पेपर भी हो, चाहे एक पुलिस कांस्टेबल का 5वें 7वें स्केल का पेपर हो या 16 स्केल का पेपर हो, लेक्चरर का पेपर हो या एजुकेटर का किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल और दूसरी जो पर्सनैलिटीज़ है पाकिस्तान की मूवमेंट में, उनके हवाले से क्वेश्चन कोई ना कोई ज़रूर पूछ लिया जाता है। ये कभी इसको करंट अफेयर में डाल दिया जाता है, कभी इसको जनाब जीके में डाल दिया जाता है, कभी इसमें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में डाल दिया जाता है, कभी इसको एसएसटी में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ एस्पेक्ट में ये जो क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है। इसलिए आज हम कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह की ब्रीफ हिस्ट्री सारा कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे जी एजुकेशन के हवाले से। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया होगा कि हमारा मेन फोकस जो है ना, ये इस दफ़ा इस सेशन 3 में एजुकेटर्स और लिटरेसी मोबिलाइजर जो है ना लिटरेसी डिपार्टमेंट की जॉब है उसके हवाले से हमने करना है और लेक्चरर के हवाले से। तो एजुकेशन का पोर्शन पढ़ेंगे, जनरल मेथड ऑफ टीचिंग हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला आज। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन का टॉपिक्स भी होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने डेली अपना सेशन 1 और 2 का भी कोई ना कोई टॉपिक साथ है रिवाइज किया करना है। तो लेक्चर 1 का हम स्टार्ट करते हैं जी। अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि ये मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। डेली रात को 8 से 9 बजे हमारी ऑनलाइन क्लास होती है। ठीक है, पीडीएफ नोट्स होते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे मेल और फीमेल के अलग अलग होते हैं। फीमेल के नंबर की प्राइवेसी के हम 100% अश्योर करते हैं कि उसकी प्राइवेसी जो है ना नंबर की वो मेंटेन रहती है। और फीमेल ग्रुप्स में आपकी टीचर्स भी फीमेल होती हैं जो आपको पढ़ाती हैं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला आप अगर हमारे साथ ऐड होते हैं तो गवर्नमेंट जॉब आपकी 100% अल्लाह ताला के फजल से पक्की होगी, आपका पेपर जो क्लियर होगा। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का सबसे पहले जो मैंने प्रोफाइल लिखी हुई है, इसमें जी पीरियड लाइफ है 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए थे और 11 सितंबर 1948 को फौत हो गए थे। ये आपने इस तरह याद कर लेना। ठीक है जी, फादर का नाम जना जीना बाई पूंजा था। ठीक है, और ये एक ताजर थे, कपड़े के ताजर थे। ठीक है, मदर का नाम मिठी बाई था। ठीक है, वालदा का नाम था वो मिट्टी बाई था और केस्ट खोजा थी और हिंदू ये ना एक मजहब था। ठीक है, हिंदू ये केस्ट थी और लेकिन बाद में ये इस्लाम कबूल कर लिया था। ठीक है जी, उसके बाद आगा खां का ये फॉलोवर थे। उसके बाद सिबलिंग्स में इस 7 बहन भाई थे जी, 4 ब्रदर थे और 3 सिस्टर थे टोटल। ठीक है, और नंबर ऑफ इन सिबलिंग कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो सबसे छोटे थे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा जी वाइफ्स, इनकी 2 बीवियां थी कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की। पहली बीवी थी एमी बाई। ठीक है, एमी बाई जिन्नाह, ये इनकी कजन भी थी। ठीक है, लेकिन ये जल्दी फौत हो गई थी, 2 साल उनकी शादी रही थी। उसके बाद ये फौत हो गई थी, 1892 में इनकी शादी हुई थी, 1893 में फौत हो गई थी। उसके बाद इन्होंने रतन बाई से शादी की थी। रतन बाई जी ने 1918 में शादी की थी और ये इनका मजहब पारसी था। ठीक है, पारसी फैमिली से रतन बाई से उन्होंने शादी की थी, 24 साल इनसे छोटी थी। ठीक हो गया जी। उसके बाद इनके चिल्ड्रन, एक ही बेटी थी जी कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की, उसका नाम था दीना, दीना वदिया जिन्नाह। ठीक है, ये उनकी बेटी थी और लास्ट डे जो ना वो ज़ियारत में गुजारे थे। ज़ियारत में रेजिडेंस जो थी कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की, वहाँ पर उन्होंने गुजारे थे। और मज़ार कायद जो है ना वो कराची में है। ठीक है जी, उसको हम जो कायदे-ए-आज़म का मज़ार है वो कराची में है। उसके बाद एजुकेशन मैंने इसका कंप्लीट लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने जी सिंध मदरसातुल इस्लाम में 1887 में दाखिल हुए थे। ठीक है, उसके बाद क्रिश्चियन मिशन हाई स्कूल में जो कराची में उन्होंने मैटर किया था। उसके बाद जनाब ये इंग्लैंड रवाना हो गए थे। ठीक है, और बट ही वाज इंटरेस्टेड इन बिकम लॉयर, जो ना उनके वालिद साहब ने उनको बिजनेस की जो एजुकेशन के लिए भेजा था, लेकिन वहां पे जाकर इनका ट्रस्ट जो है लॉयर में बन गया था। ठीक है, और उन्होंने ये लिंकन इन, ठीक है, लिंकल्स इन जो ना ये उनका कॉलेज था, वहाँ पे जाना उन्होंने सारा इसमें 19 साल की एज में जो है ना अपनी जो है ना लॉयर की डिग्री कंप्लीट कर ली थी और उनको जो ना बार से जी कॉल आ गई थी। ठीक है,
और उसके बाद कैरियर, ये सारा मैंने कैरियर लिखा हुआ है 1896 में, जैसे वो कराची वापस आए हैं, अपने वालिद का उन्होंने सारा बिजनेस संभाला, ये चीज़ें सारी मैंने ब्रीफली लिखी हुई हैं। आप इनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सारे के सारे आपके नोट्स आपके PDF में पहुंच जाने हैं, और आप इनको पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। 1906 में उन्होंने कांग्रेस से अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ किया था, ठीक है। उसके बाद कैसे कांग्रेस छोड़ी, कैसे फिर वापस चले गए थे इंग्लैंड, ठीक है, उनसे फिर वापस यहाँ पे आए, ठीक है, कैसे कैसे मुस्लिम लीग ज्वाइन की, ये सारी मैंने लिखी हुई है। आपने इसको आराम से तसल्ली से पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आसान सिंपल वे में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है जी एजुकेशन। एजुकेशन का आज हमने पढ़ना जनरल मेथड ऑफ टीचिंग। जनरल मेथड ऑफ टीचिंग यार सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीचिंग क्या होता है, ठीक है। टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मेच्योर पर्सन। क्या जी, टीचिंग जो है ना, टीचिंग एक राब्ता है कि कॉन्टैक्ट है दो बंदों के दरमियान। एक बंदा जो 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 मोस्ट मेच्योर है, जो इस कंसेप्ट में या जो भी उस वो टॉपिक पढ़ा रहा है, उस टॉपिक के वाले से उसकी सोच, उसके पास जो नॉलेज है वो ज़्यादा मेच्योर है, और जो एक दूसरा बंदा जिसके पास उस टॉपिक के वाले से कम नॉलेज है, उन दोनों का जो कॉन्टैक्ट है उसको हम टीचिंग कहते हैं, ठीक है। दीज आर एक्टिविटीज डिजाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। ये जो टीचिंग है ना, टीचिंग इस स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स का नाम है जो बच्चे के बिहेवियर में चेंज पैदा कर देता है, ठीक है जी। उसके बाद है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है पेपर में कि रूल्स फॉर प्रेजेंटिंग डिफिकल्ट टर्म्स टू कंसेप्ट मेक देम इजी। मुश्किल कंसेप्ट को आसान बनाने के जो रूल्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं मैक्सिमम ऑफ टीचिंग्स, ठीक है जी। और ये लिखे हुए रूल सारे कौन कौन सा रूल होता है। सबसे पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले आपने कोई भी टॉपिक पढ़ाना है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा। पहले आसान उसकी पढ़ाएंगे चीज़ें आसानी से, फिर आप उसको मुश्किल उसके कंसेप्ट की तरफ लेके जाएंगे। जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने मैथमेटिक्स करवाना है तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करवाएंगे ना बच्चे को मैथमेटिक्स में। जब फॉर एग्जाम्पल आपने उसको एडिशन के क्वेश्चन करवाने हैं तो आप क्या करेंगे, पहले 2 नंबर की एडिशन, फिर 3 नंबर की एडिशन, फिर कैरी वाली एडिशन, फिर बड़ी बड़ी एडिशन की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद फिर आप उसको मल्टीप्लिकेशन पे और सब्ट्रैक्शन वगैरह ये सारी आप ऐसा ऐसा फिर उसके कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम पार्ट टू होल, पहले आप थोड़ी सी चीज कराएंगे, उसके बाद आस्ते आस्ते उसको आप सारे के सारे कंसेप्ट उसको आप समझा देंगे। किसी भी टॉपिक का जब कंसेप्ट पढ़ाना है, फॉर एग्जांपल आपने बोर्ड मैथ्स कराना है किसी को, तो बोर्ड मैथ्स में आप क्या करेंगे, पहले उसको पार्ट पढ़ाएंगे कैसे, पहले उसको एडिशन करवाएंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करवाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, फिर एकदम उसको सारे के सारे इकट्ठे करना हम सिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट वो चीज होती है जिसको हम देख सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट वो चीज होती है जो सिर्फ कागज के ऊपर आपको नजर आती है, ठीक है। तो ये जो टीचिंग का मैक्सिम है ना, टीचिंग मैक्सिम कहता है कि आप पहले बच्चे को किसी भी चीज के बारे में आपने पढ़ाना है, आप उसको वो चीज पहले दिखाएं, उसको पकड़ाएं, हाथ में पकड़ाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने किसी को कार के बारे में या ट्रैक्टर के बारे में पढ़ाना है तो उसको ट्रैक्टर पे जाकर उसको दिखाएं पहले ये ट्रैक्टर है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको आप किताबों में आके पढ़ाएं, ये ट्रैक्टर है, इसके अंदर ये जी लुब्रिकेंट होता है, ये इसके अंदर सिलेंडर होता है, ये इसके अंदर टायर होता है, ये इसके अंदर इंजन होता है। लेकिन हमारे पास उलट है, जैसे कि आपको पता है कि हम पहले उस बच्चे को कागज पे करवाते हैं, उसके बाद हम जाकर उसको प्रैक्टिकल करवाते हैं। लेकिन जो टीचिंग मैक्सिम है वो ये कहता है कि पहले बच्चे को क्या कराएं, पहले प्रैक्टिकल करवाएं, उसके बाद फिर आप उसको कागज पेंसिल पे लेके आए, ठीक है। उसके बाद यदि फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, पहले सीन से अनसीन की तरफ लेके जाएं, पहले दिखाएं, उसके बाद फिर उसको तखयलात में उसको सारी हवा में बातें सुनाएं, ठीक है जी। फ्रॉम प्रैक्टिकल टू जनरल, फ्रॉम जनरल टू प्रैक्टिकुलर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसको जी अंडरलाइन कर लेना, बल्कि इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। ये पेपर में क्वेश्चन बहुत दफा पूछा गया, बल्कि टीचिंग स्ट्रेटेजी या टीचिंग मेथडोलॉजीज में अगर क्वेश्चन पूछे जाए 10 तो 10 में से 9 जो है ना ये इंडक्टिव और डिडक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, अगर हम किसी खास पॉइंट से किसी उसको हम जनरल पे इंड्यूस कर रहे हैं ना, किसी भी खास पॉइंट पे किसी एक क्वेश्चन को, किसी एक फार्मूला को आप अप्लाई करके फिर आप जनरल कर देते हैं कि ये सारे के सारे रूल इस पे फिट आते हैं, ठीक है। फिर समझ लें, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, आप छोटी बात को बड़ी बात के ऊपर इंप्लीमेंट जब करवा देते हैं उसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड, ठीक है। और इसी तरह फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, फिर हम क्या करते हैं, हम बड़ी बातों से, बड़े कॉन्सेप्ट के अंदर से छोटी छोटी कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं। बड़ा सा पैरा था, बड़ा पैरा पढ़ा, बड़े से पैरे को पढ़ के आपने उसके अंदर से छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल लिए, डिडक्ट कर लिए, उसको हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड, ठीक है। इंडक्टिव मेथड क्या है, आपको 2 4 10 पॉइंट दे दिए जाएं, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आप बहुत बड़ा पैरा लिख दें,
छोटे से बड़े की तरफ आप गए हैं, ठीक है। वो आपका इंडक्टिव मेथड है, इंड्यूस किया आपने, ठीक है, थोपा है। और डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्ट करना होता है निकालना किसी चीज से। आपको बड़ा सा पैरा दे दिया जाए, उस पैरे से आपने 2-4 पॉइंट्स निकाल लिए, पैरे का थीम निकाल दिया, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं जी, वो उसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद कर लेना। फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, फ्रॉम एम्पिरिकल टू रैशनल, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ये सारे थे टीचिंग के मैक्सिम है, ठीक है जी। उसके बाद फीचर ऑफ टीचिंग। फीचर ऑफ टीचिंग क्या होता है, फीचर आर रेफर टू एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ टीचर ड्यूरिंग डिलीवरिंग द कॉन्सेप्ट। क्या जी, कि फीचर ऑफ टीचिंग क्या है, कि टीचर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जब वो अपना कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा है, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं फीचर्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। ये जो ऊपर आपको मैंने मैक्सिमम ऑफ टीचिंग पढ़ाया, ये आपने सारे याद नहीं करने, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग आपने याद नहीं करने, सिर्फ इनका अपने कंसेप्ट जेन में बिठाना है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि ये जो है ना मैक्सिमम ऑफ टीचिंग क्या होता है, ठीक है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम ऑफ टीचिंग क्या होता है। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग की आपसे वो डेफिनेशन पूछेगा, यानी में से कोई आपको लिख के बताएगा कि फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट ये क्या टीचिंग क्वालिटी है, कि टीचिंग मैक्सिमम है, टीचिंग जो फीचर है, तो आपको पता चल जाएगा टीचिंग मैक्सिमम है, ठीक है। इस तरह इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, ये दोनों का आपने फर्क जरूर याद करना है, ठीक है जी। उसके बाद जो फीचर क्या है, टीचर्स के फीचर जो होना चाहिए कि स्टिमुलेशन इसमें होना चाहिए, नॉट पोरिंग इन बट ड्राइंग आउट। क्या मतलब है कि बच्चे के ज़हन के अंदर आप अंडेले ना, कोई चीज पोर ना करें, आप उसके अंदर ना डालें, क्या करें, उसके अंदर से निकालें। क्या मतलब, आप उसको पढ़ाएं और उसको खुद वो बच्चे के माइंड से आप निकालें चीजें, ठीक है। आपने उसको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, आस्ते आस्ते उससे उगलवाएं, ठीक है, उसको आप कहेंगे बताओ आप ये आपको समझ आई है, या आपको क्या समझ आई है। जैसे वो उगलेगा ना, किसी कंसेप्ट के बारे में सुनेगा, उसको देखेगा, फिर वो खुद अपने नजरियात, अपने व्यूज वो निकालेगा, फिर उन व्यूज को आप उसको थोड़ा थोड़ा काट के उसके व्यूज ठीक करते जाएं। इसको हम कहते हैं ड्राइंग आउट, ठीक है। पोरिंग नहीं करनी कि जो मैं ये कह रहा हूं यही ठीक है, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर थोप नहीं सकते, क्या करेंगे, ड्राइंग आउट करेंगे। बच्चे के अंदर से आप आवाजें निकलवाएं, अगर वो गलत भी निकालता है उसको आप ठीक करें, ठीक है। उसके बाद नॉट पैसिव बट एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस नहीं होना चाहिए टीचिंग का, एक्टिव बंदे को, जो टीचर है वो एक्टिव हो, जाके सो ना जाए, ठीक है। उसके बाद ये मैच्योर स्किल, उसके अंदर स्किल्ड पर्सन होना चाहिए। टीचर है ना, वो मैच्योर स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, उसके अंदर इतनी क्वालिटी हो कि अपना जो कंसेप्ट है, जो बात कर रहा है अगले के ज़हन में बिठा सके, ठीक है। उसके बाद इक्विपमेंट फॉर पीपल फ्यूचर, जो उसका बच्चा है ना उसके फ्यूचर के लिए इसमें इक्विपमेंट हो, ठीक है, इक्विप्ड हो फुल, उसके अंदर वो चीजें मौजूद हों जो बच्चे के फ्यूचर में उसको काम है। ऐसे ना हो कि बच्चे का फ्यूचर उसमें कुछ भी ना हो, बच्चे को एवं बस पढ़ाते जाए, ठीक है जी। उसमें कोरिलेटिव क्या जी, कि आपस में रिलेशन हो बच्चे की जिंदगी में, बच्चे के डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ जो भी कंसेप्ट पढ़ाए उसको साथ साथ रिलेट भी करे, उसकी जो डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं उसके साथ उसको रिलेट करता जाए। उसके बाद ये टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटजी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। अक्सर मैंने देखा क्वेश्चन पे पूछा जाता है कि मेथड क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है जी। टीचिंग मेथड जो है ना जी, टीचिंग मेथड इज मैक्रो अप्रोच वाइल्ड टीचिंग स्ट्रेटजी माइक्रो अप्रोच। क्या मतलब है, ये जो टीचिंग मेथड है ना जी, ये एक ब्रॉडर टर्म है, और स्ट्रेटजी क्या है, मेथड के अंदर स्ट्रेटजी है। अब अभी आपको समझ आ जाती है। क्या जी, मेथड इज टास्क टू मेथड इज टास्क सेंटर्ड वाइल स्ट्रेटजी सिचुएशन सेंटर्ड। क्या मतलब है, मेथड आपका क्या है, फॉर एग्जांपल आपने जाके बच्चे को आज पढ़ाना, जैसे यही अर्ज ले लेते हैं, मैंने आपको जी पीपीएससी क्लियर करवाना है, आपको पीपीएससी क्लियर करवाना है, ये मेरा टास्क है, ठीक है। अब इस टास्क को अचीव करने के लिए मैंने मेथड क्या यूज किया हुआ है, मैंने मेथड किया कि आपको रात को 8 से 9 बजे मैं लेक्चर दूंगा, ठीक है। अब उस लेक्चर को आपको समझाने के लिए, आपको मुकम्मल आपके एपिटाइट करने के लिए, आपको लर्न करवाने के लिए, उसके अंदर मैं क्या करता हूं, आपकी डेली पीडीएफ नोट्स बनाता हूं, और पीडीएफ नोट्स के बाद फिर मैं अब हमने स्टार्ट किया कि डेली आपका टेस्ट हुआ करे। अब फिर हमने क्या किया कि रिवीजन का हम वीकली टेस्ट भी लेते हैं, ठीक है। तो वीकली टेस्ट, डेली टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, ये सारे क्या है, ये स्ट्रेटजीज है, मेरी सिचुएशन के मुताबिक स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। या इसको थोड़ा सा और बारीकली समझ लें कि फॉर एग्जांपल किसी दिन लाइट नहीं होती, किसी दिन इंटरनेट नहीं चल रहा होता, किसी दिन लेक्चर अपलोड नहीं होता, तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं आपको उस सिचुएशन के मुताबिक डायरेक्ट आपके पीडीएफ नोट्स या पीडीएफ टेस्ट आपका व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज देता हूं कि जो इस टाइम सिचुएशन बनी हुई है, सिचुएशन को हैंडल करना है। फॉर एग्जांपल आप जो है ना
बच्चे के लिए कोई भी टेस्ट है, कोई भी कंसेप्ट समझाने के लिए ले गए हैं, अपना प्लान करके गए लेसन, ठीक है, लेसन प्लान करके ले गए, फॉर एग्जांपल आप मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पे या वाइट बोर्ड पे आपने जाके जो अपना समझाना है। जब आप वहाँ पे जाके देखते हैं तो सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, वहाँ पे ना तो वाइट बोर्ड है और ना ही आपके पास कोई मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, तो आप क्या करेंगे? आप लेसन छोड़ देंगे? नहीं, लेसन नहीं छोड़ेंगे। क्या करेंगे? सिचुएशन के मुताबिक आप अपने लेसन को मोल्ड कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? कॉपी पेंसिल पे करवा देंगे, जमीन पे करवा देंगे, वैसे ओरल बच्चों को समझा देंगे, ठीक है। तो सिचुएशन के मुताबिक अपने टास्क को, आपने जो टास्क, अपना जो गोल है ना, उसको अचीव जब करना है ना, टास्क या अपना जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए जो भी आप तरीका इस्तेमाल करते हैं उसको हम मेथड कहते हैं। और उस मेथड के अंदर छोटे छोटे स्टेप्स जो आप यूज करते हैं ना, छोटे छोटे स्टेप्स जो यूज करते हैं अपने मेथड को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसको हम स्ट्रेटेजी कहते हैं, ठीक है जी। समझ आ गया जी। स्ट्रेटेजी इज मिलिट्री टर्म डिराइव्ड फ्रॉम टेक्नोलॉजी, व्हाइल मेथड इज पेडागोजिकल टर्म डिराइव्ड फ्रॉम मेथडोलॉजी, ठीक है जी। समझ आ गई है। उम्मीद है कि आपको मेथड और स्ट्रेटेजी के अंदर समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद रिवीजन टेस्ट है। रिवीजन टेस्ट में मैंने थोड़ा सा आपको रखा है जी, ये एब्रीविएशन 20 सिर्फ एब्रीविएशन मैंने रखे हैं, ठीक है। जो हमारे पिछले सेशन 1 और 2 में टॉपिक गुजर चुके हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा करके 20-20, 25-25, 30-30 मैंने आपके पॉइंट्स लिख के साथ वो डेली हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो भी रिवाइज किया करेंगे ताकि सेशन 2 आपको भूल ना जाए। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद, और आप इसको याद भी कर लेंगे। और आज ही आपका टेस्ट भी इंशाल्लाह ताला इसका होगा, ठीक है। डेली टेस्ट अब हुआ करेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।